परछाई एपिसोड 194। अब आगे युवराज सुहानी को देखते हुए अपने मन में कहता है, अगर सुहानी के पूर्वजों ने अपनी शक्तियां त्याग दी थी तो सुहानी में वो एबिलिटीज कैसे आ गई। युवराज यही सोचते हुए अपनी जगह पर रुक जाता है। सुहानी अपनी पूरी ताकत लगाकर भी युवराज को आगे नहीं ले जा पा रही थी। युवराज को कहीं खोया हुआ देखकर सुहानी उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे हिलाते हुए जोर से कहती है, युवराज सर। सुहानी के ऐसा करने पर युवराज का ध्यान टूटता है और वो अपने होश में आते हुए कहता है, हाँ। सुहानी परेशान होकर कहती है, हमें अभी और भी कुछ चीजें ढूंढनी है, जल्दी चलिए। ये कहकर सुहानी युवराज के पीछे आ जाती है और उसे अपने दोनों हाथों से आगे की तरफ धकेलने लगती है। इस बार युवराज आगे बढ़ जाता है। कुछ घंटों तक वो सभी उस तहखाने की हर चीज को बारीकी से चेक करते हैं और फिर वहां से बहुत सारा सामान लेकर सिंघनिया मेंशन से बाहर आ जाते हैं। वो सब सुबह सिंघनिया मेंशन गए थे और अब तक शाम हो चुकी थी। उनके बाहर आते ही विवेक का फोन बजता है। विवेक देखता है कि उसके मोबाइल में अर्नव का कॉल आ रहा था। वो बिना देरी किए फोन उठा लेता है। फोन से उसे अर्नव की परेशान आवाज सुनाई देती है, थैंक गॉड तुम्हारा फोन तो लगा। विवेक, तुम सब कहाँ हो? मैं कब से तुम सब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम सब ठीक तो हो ना? और समायरा कहाँ है? तहखाने में उनमें से किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, इस वजह से अर्नव किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। अर्नव को उन सब की बहुत फिक्र हो रही थी। विवेक अर्नव को शांत कराते हुए कहता है, अर्नव सर, आप परेशान मत होइए, हम सब ठीक है, समायरा भी ठीक है और हमारे साथ ही है। हम दीवान विला जा रहे हैं, आप भी वहीं आ जाइए। विवेक की बातें सुनकर अर्नव एक चैन की सांस लेता है और ओके कहकर फोन कट कर देता है। कुछ ही देर बाद वो सभी युवराज के घर की स्टडी रूम में बैठे थे। उन सब के सामने टेबल पर बहुत सारे सामान बिखरे पड़े थे। ये वही सामान थे जो वो तहखाने से लेकर आए थे। वो सामान किसी कबाड़ की तरह लग रहे थे जिसे वो लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे। सुहानी उन किताबों को देखते हुए कहती है, मुझे लगता है कि हमें इन किताबों से ही कुछ पता चल सकता है। समायरा कहती है, इनमें से ज्यादातर किताबें तंत्र की है, सिर्फ ये 2 किताबें हैं जो किसी कहानी की तरह लग रही है। ये कहकर समायरा वो किताब उठा लेती है जिस पर शिवी लिखा हुआ था। समायरा सुहानी को सवालिया नजरों से देखते हुए कहती है, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि इसमें तुम्हारा नाम तुम्हारी माँ ने ही लिखा होगा? सुहानी उदास होकर कहती है, मम्मी मुझे काफी कुछ बताना चाहती थी लेकिन उन्हें वक्त ही नहीं मिला। उन्होंने मुझे डायरी लिखकर भी काफी कुछ बताया लेकिन बहुत कुछ वो बता नहीं पाई थी। शायद उन्हें अंदाजा रहा होगा कि कभी न कभी मैं उस तहखाने में जरूर जाऊंगी। और दूसरी बात, मुझे शिवी सिर्फ मेरे करीबी लोग ही कहते थे, तो ये मम्मी के अलावा और कोई हो भी नहीं सकता। समायरा वो किताब युवराज की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, तो अब इसे पढ़ना शुरू करो। हम सब जानना चाहते हैं कि इसमें क्या लिखा है। युवराज वो किताब पहले अकेले में पढ़ना चाहता था लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकता था, हालांकि उसने काफी कुछ पहले ही पढ़ लिया था। युवराज समायरा के हाथ से उस किताब को लेकर इस तरह से देखने लगता है जैसे इतने गौर से वो उस किताब को पहली बार देख रहा हो। वो किताब काफी हद तक खराब हो चुकी थी और उसके पेजेस इतने पुराने थे कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर गिरने लगे थे। उसके बहुत से पेजेस को तो दीमक खा चुके थे। युवराज उस किताब को बड़ी सावधानी के साथ खोलते हुए कहता है, इसके शुरू के पेजेस नहीं है, शायद इसे दीमक खा गया है। अर्नव युवराज से कहता है, कोई बात नहीं, जितना है आप उतना ही पढ़ लीजिए, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। युवराज जितने पेज सही सलामत थे वही से पढ़ना शुरू करता है। मारीच ने यह निर्णय ले लिया था कि वो किसी भी तरह से उस परिवार के पूरे वंश सुहानी के पूर्वज को खत्म कर देगा, क्योंकि सिर्फ वही वंश था जो उसकी मौत की वजह बन सकता था। उसने धीरे धीरे उस परिवार को मारना शुरू कर दिया। इससे पहले उसने कभी भी किसी इंसान के प्राण नहीं लिए थे, इसलिए जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो अब ये उसकी आदत बनने लगी। उसे लोगों को मारकर उसकी ऊर्जा खुद में समाहित करने में मजा आने लगा था। अब उसने सिर्फ उस परिवार के लोगों को नहीं बल्कि उस क्षेत्र के हर इंसान को मारना शुरू कर दिया। वो लोगों को मारता था और फिर उनकी जीवन ऊर्जा से दिनों दिन और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा था। उसने सिर्फ 12 दिनों में 350 लोगों को मार दिया था। उस क्षेत्र में मारीच का आतंक फैलता जा रहा था। उस परिवार सुहानी के पूर्वज के कुछ लोगों को उसने अपने हाथों से मारा, लेकिन कुछ लोग उससे बचकर निकल गए। बहुत कोशिशों के बाद भी मारीच उन्हें ढूंढ नहीं पाया, तो उसने इस काम के लिए कुछ खतरनाक प्रेतों को चुना।
उन प्रेतों को उसने उस वंश को पूरी तरह से खत्म करने का आदेश दिया और खुद वहां के लोगों को मारने लगा। वो प्रेत बहुत शक्तिशाली थे और कुछ ही वक्त में बहुत से प्रेतों ने अपना काम पूरा कर दिया। उस परिवार के 47 में से 46 लोगों को खत्म कर दिया गया। आखिर में बस एक औरत बच गई थी जो बहुत शक्तिशाली थी। वो किसी तरह से अपने वंश को बचाने के लिए खुद को उस प्रेत से बचाकर जिंदा रख रही थी। वो जानती थी कि उस वंश का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही वंश मारीच के अंत की वजह बनने वाला था। उन प्रेतों को उनका काम सौंपकर मारीच इस बारे में भूल गया। उसे यकीन था कि वो प्रेत अपना काम पूरा कर ही लेंगे और वो पूरा वंश खत्म हो जाएगा। इधर मारीच के आतंक से चारों तरफ अशांति फैल गई थी। एक के बाद एक करके के कई गांव वीरान होते जा रहे थे। तभी आसपास के गांव के कुछ लोग हिमालय की पहाड़ी पर एक ऋषि के पास मदद मांगने के लिए गए। वो ऋषि बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उस वक्त वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। वो खुद जाकर मारीच को नहीं रोक सकते थे। इतने लोगों की जीवन ऊर्जा ने मारीच को बहुत शक्तिशाली बना दिया था। उन ऋषि की 2 बेटियां थीं, जिनमें से एक बेटी का नाम पद्मिनी था। वो भी उस ऋषि की तरह ही बहुत शक्तिशाली थी और वो उस वक्त कैलाश पर्वत पर अपनी साधना में लीन थी। अपने पिता के आह्वान पर वो उनके पास आए और उनके पिता ने पद्मिनी को लोगों की रक्षा के लिए भेजा। अपने पिता के आदेश को मानते हुए पद्मिनी मारीच को रोकने के लिए तैयार हो गई और उन गांव वालों के साथ मैदान में आ गई। एक रात मारीच ने एक गांव में हमला कर दिया और एक एक करके वहां के लोगों को मारने लगा। लोगों को मारकर वो राक्षसों की तरह चीख रहा था। तभी उसके सामने पद्मिनी आकर खड़ी हो गई और उसे आगे बढ़ने दे रोक दिया। पद्मिनी को सामने देखते ही मारीच को अंदाजा हो गया था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। मारीच उस वक्त किसी से उलझकर अपना समय व्यर्थ गंवाना नहीं चाहता था। पद्मिनी को सामने देखकर उसने उसे चेतावनी देते हुए कहा, मेरे रास्ते से हट जा, वरना अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगी। पद्मिनी बहुत ताकतवर और बहादुर थी। उसने बातों से मारीच को जवाब देने के बजाय सीधा उस पर हमला कर दिया। पद्मिनी के हमले से मारीच को समझ आ गया कि इसे हराना इतना आसान नहीं होगा। इसके बाद कई दिनों तक लगातार उन दोनों के बीच लड़ाई चली, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। उस लड़ाई को 15 दिन हो गए थे और तब तक वो दोनों बुरी तरह से कमजोर हो चुके थे। क्योंकि मारीच में अभी भी सैकड़ों लोगों की जीवन ऊर्जा थी, इसलिए पद्मिनी उसके सामने ज्यादा कमजोर पड़ रही थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी पूरी क्षमता से लड़ाई जारी रखी और मारीच को इस बात का अनुमान लगने ही नहीं दिया कि वो हारने वाली है। लड़ते हुए अब पद्मिनी की जान पर बन गई थी, लेकिन ये बात मारीच को नहीं पता थी। उसे लग रहा था कि बस वही कमजोर हो रहा है, इसलिए उसने लड़ाई वहीं छोड़ दी और वहां से गायब हो गया। इस तरह पद्मिनी वो लड़ाई जीत गई। मारीच इस बात से बहुत हैरान और निरुत्साहित था कि एक औरत उससे ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है। उसके पास बहुत शक्तियां थीं, लेकिन अब उसे वो शक्तियां भी कम लगने लगी थी। वो हताश होकर अपने गुरु के पास गया और उनसे और भी ज्यादा शक्ति पाने का रास्ता पूछा। मारीच के गुरु ने बताया कि उसका शरीर इससे ज्यादा शक्तियां संभाल नहीं पाएगा। अगर उसे और शक्तियां चाहिए तो उसे इस शरीर का त्याग करना होगा। मारीच इस बात के लिए मान गया और उसने अपने गुरु के बताए अनुसार 1000 सालों की एक साधना करने का निर्णय लिया। ये साधना इतनी शक्तिशाली है कि इसे पूरा करने वाला पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। उसने उस साधना के लिए हिमालय के पास के एक गांव को चुना है और एक कुएं के अंदर जाकर अपनी साधना शुरू कर दी। कुछ सालों बाद उसने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी अपनी साधना पूरी करने में लगी है। साधना में जाने से पहले मारीच ने अपने लिए कुछ रक्षक चुन लिए थे। उस रक्षक का वंश आज भी उस कुएं की रक्षा कर रहा है, जहां मारीच अपनी साधना कर रहा है। इतना पढ़कर युवराज को खांसी आने लगती है और वो कुछ देर के लिए रुक जाता है। सुहानी एक ग्लास में पानी डालकर युवराज की तरफ बढ़ाती है और युवराज पानी पीने लगता है। सभी उस किताब की कहानी सुनकर कुछ न कुछ सोच रहे थे और वहां बिल्कुल खामोशी थी। विवेक उस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, इसका मतलब उस साय का नाम मारीच है, और जिस तांत्रिक को हमने मारा था उसके पूर्वजों को उस साय ने ही अपनी रक्षा के लिए लगाया था और वो तांत्रिक उन्हीं रक्षकों में से एक थी। विवेक की बात पूरी होते ही निशा कहती है, और उस कामचोर ने अपना काम बचाने के लिए मृदुला को उस कुएं की रक्षा में लगा दिया। वो साया ये जानकर काफी डिसअपॉइंटेड होगा कि उसने किस नालायक को ये काम सौंपा था। समायरा कुछ सोचते हुए कहती है, अच्छा हुआ उस रात निशा की वजह से उस साय की साधना भंग हो गई। अगर वो पूरी हो जाती तो पता नहीं अब तक क्या हो गया होता। समायरा की बात सुनकर निशा एक बड़ी सी मुस्कान के साथ विवेक की तरफ देखने लगती है। विवेक निशा की बात समझते हुए कहता है,
वो तुमने बस गलती से किया था। विवेक की बात सुनकर निशा चिढ़ते हुए कुछ कहने ही वाली थी, तभी अर्नव कहता है, गलती से किया हो या जानबूझकर। लेकिन ये तो सच है कि निशा ने अगर उसकी साधना भंग नहीं की होती तो हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ क्या हो गया होता। ये सुनकर निशा की स्माइल और भी ज्यादा बढ़ जाती है और विवेक आगे कुछ नहीं कहता। विवेक भी जानता था अर्नव बिल्कुल सही कह रहा है। विवेक खुद भी निशा को बहुत ज्यादा एडमायर करता था, लेकिन उसके सामने उसकी तारीफ करने से बचता था। ऐसा करके वो निशा और उसकी उटपटांग हरकतों को बढ़ावा देना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ युवराज हाथ में पानी का ग्लास लिए कुछ सोच रहा था। सुहानी की नज़र युवराज पर थी। सुहानी युवराज की आंखों की परेशानी साफ देख पा रही थी, लेकिन सबके सामने वो उससे कुछ पूछना नहीं चाहती थी। जो युवराज अभी ने किताब में पढ़ा था, उसके आगे की बात उसे पद्मिनी ने बताई थी। मारिच को हराने के बाद पद्मिनी अपने पिता के पास वापस आई थी। उस वक्त उसके पिता अपनी समाधि के लिए तैयार थे। पद्मिनी भी उनके साथ अपना शरीर को छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने पद्मिनी को ऐसा करने नहीं दिया। उन्होंने पद्मिनी को उसके वंश की रक्षा करने का आदेश दिया, क्योंकि उसके वंश में ही उस इंसान का जन्म होने वाला था जो अंत में मारिच को खत्म करेगा। युवराज को लग रहा था कि शायद उस रात पद्मिनी सुहानी के बारे में यही कहना चाहती थी कि सुहानी ही उस साय को मारने का जरिया है। युवराज यही सब सोच रहा था, तभी समायरा की आवाज से उसका ध्यान टूटता है। तुम क्या सोच रहे हो? युवराज समायरा के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। सुहानी युवराज से कहती है, युवराज सर, उन ऋषि की 2 बेटियां थी, तो आप किसके वंशज हो, पद्मिनी या? युवराज कहता है, पद्मिनी ने शादी नहीं की थी, उसकी बहन मेरी पूर्वज है। समायरा कहती है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें आगे पढ़ना चाहिए, अभी काफी कुछ बचा है। समायरा के ऐसा कहने पर सभी की नज़र फिर से युवराज पर चली जाती है। युवराज एक नज़र सुहानी को देखता है और फिर से उस किताब को उठाकर पढ़ने लगता है। मारीच अपनी साधना में लीन है। मारीच को हराने के बाद पद्मिनी कहाँ गई ये कोई भी नहीं जानता। कई शक्तिशाली लोगों ने मारीच की साधना को भंग करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उसके रक्षक का सामना करके जिंदा नहीं बच पाया। दूसरी तरफ वो प्रेत उस परिवार के आखिरी सदस्य को मारने के लिए ढूंढ रहा था और वो सदस्य उस प्रेत से छुप रही थी। जब तक कोई प्रेत या आत्मा उसे सौंपा हुआ काम पूरा नहीं कर लेते, वो उससे आज़ाद नहीं हो पाते। इसलिए उस प्रेत के पास उन्हें ढूंढकर मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उस परिवार के आखिरी सदस्य ने खुद को बचा तो लिया था, लेकिन उसे पता था कि उसकी ऊर्जा को ढूंढते हुए वो प्रेत कभी न कभी उस तक पहुंच ही जाएगा। इसलिए उस औरत ने अपनी शक्तियों का त्याग करना शुरू कर दिया, जिससे वो एक आम इंसान बन जाए और वो प्रेत उसे कभी ढूंढ या पहचान ना पाए। कुछ सदियों में उस औरत के वंशजों ने अपनी पूरी शक्तियों को त्याग दिया और वो एक आम इंसान बनकर बस अपना वंश आगे बढ़ाते रहे। उस वंश में सिर्फ एक ही लड़की का जन्म होता था और वही लड़की अपना वंश आगे बढ़ाती थी। उन्हें लगा था कि अब जब उनकी पूरी शक्तियां खत्म हो चुकी है और उनका ऊर्जा स्तर किसी आम इंसान जैसा हो गया है, तो अब वो प्रेत उन्हें ढूंढ ही नहीं पाएगा और वो अब आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन वो गलत थे। वो प्रेत उनकी उम्मीद से ज्यादा ताकतवर था। सदियों बाद एक रात उसने उन्हें ढूंढ ही लिया। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।